हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्चुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। Hi, welcome on Easy Learning. How are you? I hope you would have enjoyed all the videos I have uploaded so far on this channel, and you can watch other videos in the same playlist of BPCE 14 of psychopathology. Before going ahead of this part of the video, I would suggest you to just watch all the previous videos of Unit 1 and Unit 2 from Block 1, because these are the underlying features of the next chapters like Unit 3, Unit 4 and next blocks, Block 2, Block 3 and Block 4. Because every units are interconnected to each other. So without wasting the time, now I am going to just start explaining the next chapter, Unit 3. It is the part 1 of this block and Unit 3. So let's start understand what is the meaning of etiology. तो etiology का पहले आप अर्थ समझेंगे। etiology आखिर में होते क्या है। अगर सही से इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये होता है etiology। क्या होते हैं? etiology। और etiology का मतलब होता है कोई भी रोग होता है तो रोग का कुछ ना कुछ कारण होता है, आपको पता होगा। और उस रोग के जो कारण होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। तो उस रोग के कारण की जो स्टडी की जाती है तो उसकी स्टडी करने की जो आपको अध्ययन करने की जो सब्जेक्ट होती है उसी को etiology कहा जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। साइकोपैथोलॉजी तो आपको पता ही है, पहले से ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आपको हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और etiology ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में अवगत कराएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इस चैप्टर में आप क्या समझेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। तो इन यूनिट 2 दे रखे हैं, वी लर्न सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जब दिमाग में खराबी आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है तो उसी को मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसके आपको अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण किया गया था। तो इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर जो यूनिट 2 है उसमें हमने सीखे हैं। द DSM-4 एंड इट्स मेजर फीचर, हम DSM-4 के बारे में सीखे हैं और इनके जो मुख्य फीचर हैं उनके बारे में सीखे हैं। एंड एज वेल एज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या गैर फायदा है, उसके बारे में सीखे हैं। इन दिस यूनिट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कहते हैं इस यूनिट में हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर की जो अलग अलग कारण हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। In this unit, we will explore the causal factors and as well as study the viewpoints which speak of the development and maintenance of abnormal behavior. कहते हैं हम causal factor के बारे में अन्वेषण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही साथ उन viewpoints को स्टडी करेंगे which speak of the development and maintenance of abnormal behavior, जो कि abnormal behavior की maintenance और development के बारे में बताएंगे। It is important to have an understanding of these causes in prevention and treatment of abnormal and maladaptive behavior. कहते हैं यहाँ पर मैं यह समझना जो है आपको ज़रूरी है। To have an understanding का मतलब हमारे अंदर समझ होना ज़रूरी है
कि इन कारणों को, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं लगेगा तो क्या नहीं हो पाएगा, प्रिवेंशन नहीं हो पाएगी, उसकी रोकथाम नहीं हो पाएगी और साथ में ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगी। किन चीज़ों की? तो एबनॉर्मल और मैल एडेप्टिव बिहेवियर की। एबनॉर्मल या मैल एडेप्टिव बिहेवियर है इन दोनों चीज़ों की। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं फॉर दिस पर्पस वी विल एग्जामिन, कहते हैं इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। क्या एग्जामिन करेंगे? तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस को जो है एग्जामिन करेंगे। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस मतलब एक ही समय की जो अप्रोचेस है टू अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए। और इसको हम कैसे समझेंगे? तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। मतलब अगर हम इसको बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल जो पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण समझ जाइए आप, उसके नज़रिए से देखेंगे तो इससे हमें बहुत सारा नॉलेज इसके बारे में हो जाएगा। मैनी स्कॉलर्स टुडे बिलीव दैट एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स आर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब बहुत सारे ऐसे विद्वान आज भी बिलीव करते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, इनके जो मतलब पैटर्न है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनान है, मतलब जटिल घटना है, इनको समझना इतना आसान नहीं है। दैट आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कहते हैं जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है जब अलग अलग दृष्टिकोण को आप रख करके चलेंगे तो। टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, रैदर देन स्ट्रेसिंग एनी वन कैजुअल फैक्टर, मतलब यह बेहतर होगा कि आप एक ही कैजुअल फैक्टर पे जोर न डालें बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव पे को लेके साथ में चलें। फॉर दिस रीज़न करेंट व्यू ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर टेंड्स टू इंटीग्रेट सेवरल व्यू पॉइंट्स, कहते हैं इसी रीज़न के कारण एबनॉर्मल बिहेवियर का जो अभी वर्तमान जो हमारा विचार है वो जो है आगे लागू होती है, टेंड होती है, और ये क्या करते हैं, अनेक जो सेवरल व्यू पॉइंट्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब द करंट अप्रोच, कहते हैं कि इस यूनिट के अंत में हम करंट अप्रोच को डिस्क्राइब करेंगे। द इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव को हम डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि साइकोपैथोलॉजी की जो इटियोलॉजी है उनके एक्सप्लेन जो है वो हम कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 3.1 में ऑब्जेक्टिव। आखिर में इस यूनिट को लर्न करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे उसके बारे में दे रखे हैं। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एबनॉर्मल बिहेवियर, कौन कौन सा ऐसा बायोलॉजी से संबंधित समस्याएं हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर में योगदान देती है, उनके बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर के कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद आपके जो एनालाइज द सोशियो कल्चरल फैक्टर, मतलब सोसाइटी और कल्चर से जो रिलेटेड फैक्टर होते हैं उसके सोशियो कल्चरल फैक्टर कहे जाते हैं, उनको एनालाइज कर पाएंगे जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर में योगदान देते हैं। एंड डिस्क्राइब द इंटीग्रेटिव मॉडल्स एक्सप्लेनिंग एबनॉर्मलिटी, और इंटीग्रेटिव जो मॉडल हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे जो कि एबनॉर्मलिटी को बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। अब चलते हैं 3.2 में, जो कि लास्ट पार्ट है आपको इस पार्ट का, जो कि यूनिट आपका 3rd का है। कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर का इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, देखते हैं कैसे हम रोगों के कारणों का पता लगाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर किन किन कारणों से होते हैं उनके बारे में इसमें दे रखे हैं। द नॉलेज ऑफ द कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मेन रीजन्स। कहते हैं अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो कारण का अगर आपको ज्ञान हो जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके 2 रीज़न से। फर्स्ट, इन एवरीडे क्लिनिकल वर्क इट हेल्प्स द साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड पॉसिबल कॉजेज ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कहते हैं पहली बात तो ये कि रोज़मर्रा के जो हमारे क्लिनिकल वर्क है उसमें यह हमें हेल्प करती है साइकोलॉजिस्ट को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? टू अंडरस्टैंड पॉसिबल कॉजेज़, कि वो उनके जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं उनको समझने के लिए, किसी भी जो इंडिविजुअल जो पेशेंट्स के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए। दूसरा होते हैं इट एड्स टू द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपके अंदर या आपके विचार में मेंटल डिसऑर्डर का कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें भी ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती है। विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवांसेस इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस, जो कि आपको क्या करेगी तो डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में, प्रोग्नोसिस करने में आपको मदद करेगी।
प्रोग्नोसिस मैंने आपको बता रखा है पिछले चैप्टर में क्या होते हैं। इन दिस यूनिट वी विल ओनली डील विद द फर्स्ट ऑफ दिस, कहते हैं इस यूनिट में हम केवल जो फर्स्ट है इनमें से उन्हीं को जो है केवल हम अध्ययन करेंगे। द असेसमेंट ऑफ द कॉजेज़ ऑफ डिसऑर्डर, मतलब जो डिसऑर्डर के कॉजेज़ हैं उनका हम असेसमेंट करेंगे। आगे दे रखे हैं कि व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉजेज़ और इटियोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर देयर आर रियली नो क्लियर कट आंसर्स एज वी हैव फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल इलनेसेस। कहते हैं जब हम इटियोलॉजी जो होती है एबनॉर्मल बिहेवियर के, उनके कारणों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोई भी क्लियर कट आंसर जो हमारे पास नहीं होते हैं कि आखिर में फिजिकल जो इलनेस है उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती हमारे अंदर में। तो वेरियस व्यू पॉइंट्स और मॉडल्स ऑफ द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर हैव एमर्ज्ड बिकॉज नो सिंगल अप्रोच कुड सेटिस्फैक्टोरियली एक्सप्लेन ऑल एबनॉर्मल बिहेवियर्स। कहते हैं इसलिए बहुत सारे व्यू पॉइंट या मॉडल जो है एबनॉर्मल बिहेवियर के जो कारण है जो है उनसे निकले हैं या उनसे एमर्ज हुए हैं, क्योंकि एक जो है कारण जो है इसके ऊपर नहीं रखा गया, बहुत सारे व्यू पॉइंट इसके ऊपर रखे गए हैं। क्योंकि दे भी रखा है क्योंकि नो सिंगल अप्रोच, कोई भी सिंगल अप्रोच आपको संतोषजनक रूप से जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, could satisfactorily explain all abnormal behaviors। आगे दे रखे हैं इसमें each approach focuses on important aspects of behavior although they fall short of explaining entire behavior। कहते हैं हर एक अप्रोच जो होते हैं वो बिहेवियर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है, भले ही वो पूरे बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन करने के अंतर्गत आ जाती है। बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल इज़ डिटरमिन्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। चाहे बिहेवियर आपके सामान्य है या असामान्य है, इसे कई जो है फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। दिस फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। इन फैक्टर को 3 कैटेगरीज के अंदर में ग्रुप की जाती है। ये आपको याद रखना है, यही आपको बार बार आएगा हर एक पूरी चैप्टर में, तो ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल। तो बायोलॉजिकल आप जानते होते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारे ब्रेन है, बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसमें कोई खराबी है, कहीं पे कोई चीज़ है, या हमारे स्टमक से लेकर के जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें अगर कोई खराबी है तो, या न्यूरॉन्स में खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है जिससे हमारे को अंदर में जो है इंस्टेबिलिटी आती है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या सोसाइटी में या हमारी कल्चर जो है जहाँ पे हम रहते हैं उसमें कोई वहाँ पर में समस्या है, तो ये सब सारी फैक्टर्स भी जो है इस कैटेगरीज में आ जाते हैं। कहते हैं दीज फैक्टर्स अलोन और इन मोस्ट केसेस जॉइंटली इन्फ्लुएंस एंड गिव राइज टू द बिहेवियर। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अकेले या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिससे मिलजुल करके क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, बिहेवियर को जो है वो उसके बारे में बताते हैं। दैट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल, यह बताते हैं कि बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। Biological model includes causal factors from the fields of genetics and neuroscience। मैंने बताया भी था कि बायोलॉजिकल मॉडल जो है इसमें कैजुअल फैक्टर्स शामिल होते हैं और ये जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस से मिलते हैं। साइकोलॉजिकल मॉडल्स इंक्लूड्स फैक्टर्स फ्रॉम साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। और साइकोलॉजिकल मॉडल में आपके जो है ये साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल और कॉग्निटिव प्रोसेस शामिल होती है। कॉग्निटिव मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। सोशल इन्फ्लुएंसेस कंट्रीब्यूट इन ए वैरायटी ऑफ वेज टू साइकोपैथोलॉजी। और कहते हैं सामाजिक प्रभाव जो है वो साइकोपैथोलॉजी को जो है बहुत तरीके से जो है वो प्रभावित करने में योगदान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर व्यू पॉइंट वन फॉलोज, one should have an understanding of some important terms that are used in psychopathology to have clear understanding of the different types of causes and the role they play in the etiology of maladaptive and abnormal behavior। कहते हैं इनमें से कोई भी पॉइंट है उसको ना देखें, इरेस्पेक्टिव करें, जो जिसमें से एक फॉलो होती है। किसी भी व्यक्ति को जो है उनके पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की जो है समझ होनी चाहिए। कौन कौन से टर्म का मतलब कुछ शब्द होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। दैट आर यूज्ड इन साइकोलॉजी, जिससे कि साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है। टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज़, किसके लिए कि अलग अलग प्रकार जो कॉजेज़ हैं उनका आपके अंदर साफ साफ समझ हो, स्पष्ट आपके अंदर में जानकारी हो।
एंड द रोल दे प्ले इन द एटियोलॉजी ऑफ मैल एडेप्टिव एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, और जो रोल वो प्ले करते हैं खास करके मैल एडेप्टिव और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उनकी एटियोलॉजी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेसेसरी कॉज इज ए कंडीशन दैट मस्ट बी देयर फॉर ए डिसऑर्डर टू अकर। एक जो नेसेसरी कॉज है वो एक ऐसी शर्त होती है जो कि ज़रूर होना चाहिए डिसऑर्डर होने के लिए। फॉर एग्जांपल जनरल पैरासिस जो है ए डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर कैन नॉट डेवलप अनलेस ए पर्सन हैड सिफिलिस। कहते हैं एग्जांपल के सारी जो है आपको एक रोग है जिसके बारे में आप आगे स्टडी करेंगे कि जनरल पैरासिस होते हैं जो कि डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करते हैं। ये तब तक डेवलप नहीं हो सकता है जब तक किसी पर्सन को सिफिलिस ना हो। अ नेसेसरी कॉज इज़ नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू कॉज अ डिसऑर्डर एंड देयरफॉर अदर फैक्टर्स में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। कहते हैं कोई एक आवश्यक कॉज ही नहीं हो सकता है या पर्याप्त जानकारी देने के लिए कि यह इस डिसऑर्डर के कारण हुआ है या इस डिसऑर्डर का कारण है, बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि डिसऑर्डर करा सकती है किसी का भी। तो वहीं दे रखे हैं अदर फैक्टर में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। आगे दे रखे हैं सफिशिएंट कॉज इज ए कंडीशन। सफिशिएंट कॉज क्या होती है? कंडीशन होती है दैट गारंटीज द अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर, जो कि डिसऑर्डर की अकरेंस का गारंटी लेती है। फॉर एग्जांपल वन थ्योरी सेज दैट होपलेसनेस इज ए सफिशिएंट कॉज ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए एक थ्योरी कहती है कि होपलेसनेस क्या है, एक सफिशिएंट कॉज है डिप्रेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ़ यू आर होपलेस इनफ अबाउट योर फ्यूचर देन यू विल बिकम डिप्रेस्ड। एक थ्योरी के अनुसार से अगर आप होपलेस हैं काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए, तब आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज जो है इज़ वन दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ए डिसऑर्डर। एक कंट्रीब्यूटरी कॉज एक ऐसे प्रकार की कॉज होती है जो कि डिसऑर्डर को डेवलप करने की संभावना को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल ए पेरेंटल रिजेक्शन कुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड में हैव प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग क्लोज रिलेशनशिप्स लेटर्स। अगर मान के चलिए पेरेंट अपने बच्चों को रिजेक्ट कर दे तो इससे संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि चाइल्ड के पास ऐसी समस्या हो सकती है कि बाद में जो है वो क्लोज रिलेशनशिप को हैंडल ना कर पाए। आगे चलते हैं। आगे है व्हेन देयर आर मल्टीपल कॉजेज इट इज़ यूजफुल टू ग्रुप दैम इनटू प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग एंड परपेचुएटिंग फैक्टर। जब बहुत सारे आपको कारण जो है आपको दिखाई पड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल होंगे और उनको एक आप ग्रुप में रख सकते हैं, खास करके प्री डिस्पोजिंग में, प्रेसिपिटेटिंग में और परपेचुएटिंग फैक्टर में। प्री डिस्पोजिंग होती है आपने पूर्व निर्धारण कर लिया, कोई चीज़ दिमाग में रख लिया। प्रेसिपिटेटिंग होते हैं उनको आप समय समय पर चलाने लगे, और परपेचुएटिंग होते हैं जो लगातार होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं। कहते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर डिटरमिन द वल्नरेबिलिटी टू अदर कॉजेज। ये क्या करते हैं तो दूसरे जो कॉजेज होते हैं उनकी कमजोरी के बारे में बताते हैं। वल्नरेबिलिटी जो है दैट एक्ट क्लोज टू द टाइम ऑफ द इलनेस, जो कि बीमारी के समय बिल्कुल ठीक ठीक काम करते हैं। मैनी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स एक्ट अर्ली इन लाइफ। बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिंदगी के शुरुआत में कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक एंडोमेंट, द एनवायरनमेंट इन यूटेरो, ट्रॉमा एट बर्थ एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। जैसे कि जेनेटिक अगर एंडोमेंट होता है, जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर में, या एनवायरनमेंट होती है जो यूटेरो होती है उसमें बर्थ के समय में कोई तकलीफ़ या समस्या होती है, ट्रॉमा होती है, या सामाजिक या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं इन्फेंसी में, बचपन में, या आपको बचपना अवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आर इवेंट्स दैट अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ ए डिसऑर्डर। मैंने अभी बताया था कि ऐसे प्रकार के इवेंट्स होते हैं जो कि डिसऑर्डर के शुरू होने से जस्ट पहले दिखाई पड़ते हैं, एंड अपीयर टू हैव इंड्यूस्ड इट, और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये इसके अंदर में आ चुका है। दे मे बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। ये फिजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। फिजिकल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इंक्लूड डिजीजेस सच एज सेरिब्रल ट्यूमर, traumatic brain injury that is caused by accidents, and the effects of drugs taken for treatment or used illegally। कहते हैं फिजिकल जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं उसमें कुछ बीमारी शामिल होते हैं, जैसे सेरिब्रल जो हमारा ब्रेन से संबंधित होते हैं उसमें ट्यूमर हो जाते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, काफ़ी ज़्यादा ब्रेन में आपको नुकसान हो जाते हैं।
दैट इज़ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, जो किसके कारण होते हैं, तो एक्सीडेंट के कारण होते हैं। एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, या कोई आप दवा ले लेते हैं उसके कारण से होते हैं। जो आपको ट्रीटमेंट करवाना था, आपने कोई दवा ले लिया उसके कारण भी हो सकते हैं, और किसी चीज़ को आपने इल्लीगली रूप से अगर यूज़ कर लिया तो। इसके बाद आगे दे रखे हैं कि एज फॉर साइकोलॉजिकल कॉजेज देयर आर मैनी एज फॉर एग्जाम्पल एज साइकोलॉजिकल कॉज। कहते हैं जहाँ तक साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की बात है तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो साइकोलॉजिकल कॉज के लिए है। कैन बी बेरिवमेंट, बेरिवमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को वंचित कर देना। लूजिंग अ वेरी नियर एंड डियर पर्सन, मान के चलिए कि आपका कोई बहुत प्रेमी है, बहुत पास का आदमी है, उसको आपने खो दिया, तो इससे भी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है। दिस कॉजेज डिप्रेशन, इससे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। वाइल मूविंग होम इज़ अ सोशल कॉज, सम कॉजेज में एक्ट इन मोर देन वन वे। कहते हैं मूविंग होम जो है एक सोशल कॉज है, और कुछ और भी कॉजेज हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ए हेड इंजरी में इंक्लूड ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर हेड में चोट लग गया है तो इससे भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। थ्रू फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में फिर क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं और साथ में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपको परपेचुएटिंग फैक्टर्स और मेंटेनिंग फैक्टर्स। तो प्रोलॉन्ग और डिसऑर्डर, ये क्या करते हैं, डिसऑर्डर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर कायम रहते हैं, ठीक है। आफ्टर इट हैज़ बिगन, जब ये डिसऑर्डर शुरू होती है तो इसको क्या करते हैं, और ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समटाइम्स द फीचर ऑफ ए डिसऑर्डर मेक्स इट सेल्फ परपेचुएटिंग, कभी कभी क्या होते हैं कि डिसऑर्डर की जो फीचर होती है वह भी इसको लगातार जारी रखती है। एग्जाम्पल के लिए सम वेज ऑफ थिंकिंग कॉमनली प्रोलॉन्ग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, अगर आप कॉमनली तरीके से सोचते रह जाते हैं तो इससे भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाती है। सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें सोशल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स और केयर गिवर्स और रिलेटिव्स, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा अगर लाड़ प्यार करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, या उनके केयर गिवर या रिलेटिव के द्वारा दी जाती है, तो इससे भी प्रॉब्लम आती है। अवेयरनेस ऑफ परपेचुएटिंग फैक्टर्स, परपेचुएटिंग फैक्टर की जो चेतना है या अवगत है, इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़्यादा खास करके ज़रूरी होता है प्लानिंग ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज दे मे बी मॉडिफाइबल, क्योंकि ये जो है सुधारने के योग्य होते हैं। इवन व्हेन लिटिल कैन बी डन अबाउट प्रीडिस्पोजिंग एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, जबकि थोड़ा बहुत किया जा सकता है प्रीडिस्पोजिंग और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर पर। चलिए, तो इसके साथ ये पार्ट ऑफ वीडियो हम आपको एंड करते हैं। अब जो है आपको हम कल तक में जो है कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग को एंड कर देने का, और नया ब्लॉग भी शायद शुरू हो जाएंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।